नमस्ते मित्रों, कथानिधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बढ़िया सी कहानी के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इजाज़त। अरे और कितनी देर लगेगी तैयार होने में? किसे दिखाना है जो इतना सच सवर रही हूँ? सभी नई बहू को देखने आ रहे हैं, तुम्हें नहीं। बस 5 मिनट, अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए संजना ने जवाब दिया। ठीक है, जल्दी करो, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे तैसे तैयार होकर संजना बाहर आई तो आते हुए उसने देखा सारे घर की खिड़कियाँ खुली हैं। लाइट, पंखे, टीवी सब चल रहे हैं। उसने जल्दी जल्दी लाइट, पंखे, टीवी और खिड़कियां बंद की और बाहर आई। दरवाजे पर ताला लगाया और आकर गाड़ी में बैठ गई। गौतम बोला, अरे पता नहीं कितना वक्त लगता है तैयार होने में तुम्हें। हमेशा तुम्हारी वजह से देर हो जाती है। वहां जाते ही मुझे सुनना पड़ेगा। सुनकर संजना का मूड खराब हो गया और उस वक्त तो वह रुआंसी हो गई जब उसने देखा कि अपनी देवरानी के मुंह दिखाई के फंक्शन में जैसे तैसे ठीक से तैयार तो हो गई, लेकिन पैरों में स्लीपर ही पहनी हुई थी। चप्पल बदलने भूल गई। वह गौतम से रुकने को कहती कि उससे पहले वह भड़क उठा। संजना चाह कर भी कुछ बोल न पाई। सोचने लगी, कहीं भी जाना हो तो हमेशा उसे मुश्किल से आधा घंटे पहले ही पता चलता है। इस आधे घंटे में उससे उम्मीद की जाती है कि वह खुद भी तैयार हो जाए और बच्चों को भी सलीके से तैयार कर दे। साथ ही कांच की चूड़ी, बिछिया, पायल, सिर पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र तो होना ही चाहिए और बिंदी भी बड़ी ही होनी चाहिए। इसमें जरा सी चूक भी बर्दाश्त नहीं की जाती थी। खैर, जैसे तैसे साड़ी से पैरों को छुपाते हुए फंक्शन अटेंड किया। चेहरे पर एक मुस्कान ओढ़ के रख ली और सभी नाते रिश्तेदारों का स्वागत, खान पान और आराम का ख्याल रखने लगी। बड़ी बहू जो है इस घर की, जिम्मेदारी तो बनती ही है उसकी। आज से ठीक 4 साल पहले ढेर सारे रंग बिरंगे सपने संजोए कुमकुम लगे कदमों से अपने पिया के घर पर पहला कदम रखा था संजना ने। फिर पिया के साथ कलेवा खोलना था। थाल उठाई, जुआ जुई, मुंह दिखाई जैसे कई रस्में निभाई गई थी और इन रस्मों को निभाते, शर्माते हुए, डगमगाते हुए वह कब गौतम के करीब आ गई उसे पता भी न चला था। पिया के प्यार की मदहोशी में वे मदहोश दिन बड़े अच्छे कट रहे थे। वह गौतम के प्यार में इस कदर डूबी हुई थी कि सास ससुर से मिलने वाले तानों और उल्हानों को अनसुना कर दिया करती थी। बड़े धैर्य के साथ वह अपनी गृहस्थी में रमने की कोशिश कर रही थी। पर कहते हैं ना कि हर दिन एक समान नहीं होता। जहाँ खुशी आती है वहीं गम की परछाई भी पीछे पीछे आ ही जाती है। संजना हर नई नवेली दुल्हन की तरह घर के सभी सदस्यों का मन जीतने की कोशिश करती, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखती, सासू जी की हर बात को बिना किसी तर्क वितर्क के मान लेती। पर फिर भी उसे महसूस होता था कि शायद कोई कमी रह गई है मुझसे, इसलिए कोई भी घर में उससे खुशी नहीं होता। एक मेरे मम्मी पापा थे। मेरी एक छोटी सी उपलब्धि या छोटी सी सफलता पर भी बड़े खुश हो जाते थे, मुझे प्रोत्साहित करते थे। कोई भी नई सब्जी या पकवान बनाना सीखती थी तो तारीफ भी करते थे और अगर कोई कमी रह भी जाती तो इस तरह बताते कि मैं दोगुने उत्साह के साथ उसे सुधारने में लग जाती। लेकिन यहाँ तो जरा सी चूक होने पर भी इतना बुरा डांटते हैं कि रोना ही आ जाता है। कभी याद नहीं आता कि पापा ने तो कभी जोर से डांटा हो। वो तो ससुराल आकर पता चला कि पापा भी डांटने वाले हो सकते हैं। पीहर में तो पापा ने हमेशा बचाया ही माँ की डांट से। पर माँ पापा ने संस्कार ही ऐसे दिए कि बड़ों के सामने बोला नहीं जाता, चाहे खुद की गलती हो या ना हो। सब कुछ वह चुपचाप सुनती और कोई गुंजाइश होती तो सुधारने की कोशिश भी करती। कभी कभार ज्यादा परेशान हो जाती तो सोचती गौतम से कहूँ, पर अगले ही पल अपना फैसला बदल लेती क्योंकि वो समझती थी कि गौतम विश्वास करेंगे ही नहीं। उनके सामने कभी ऐसा हुआ नहीं, इसलिए जो भी बात गौतम की गैर मौजूदगी में होती थी वो भला कैसे विश्वास करते। अरे संजना, किन ख्यालों में डूबी हुई हो? और ये चाय किसके लिए बना रही हो? एक कप मुझे भी देना।
सुनकर संजना वर्तमान में लौट आई और अपनी ताई सास के पैर छूकर बोली, नई बहू के मम्मी पापा के लिए बना रही हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ। तुम्हारे पियर से कोई नहीं आया संजना? ताई सास ने पूछा। नहीं ताई जी, संजना बोली, कोई नहीं आया क्योंकि किसी ने बुलाया ही नहीं, और आप सब तो जानती है ये तो हमेशा की बात है। ताई सास बोली, अरे तो तुम क्यों देवरानी के पीहर वालों की आवभगत में लगी हुई हो? तुम्हारे पीहर वालों को कोई पूछता ही नहीं, ये भेदभाव नहीं है क्या? संजना कहने लगी, हाँ ताई जी, भेदभाव तो है, लेकिन यह भेदभाव तो मेरे सास ससुर कर रहे हैं, उसमें मेरी देवरानी या उसके पीहर वालों का क्या दोष है? आप आराम से बैठकर चाय पीजिए और इन सब बातों को छोड़िए। चाय पीते हुए संजना के सामने 3 साल पहले की वो घटना उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह आ गई। 3 साल पहले उसे अपने ससुराल को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि उसने अपने ससुर को जवाब दे दिया था। क्या करती वह? शादी हुए काफ़ी वक्त हो चुका था। पग फेरे के बाद एक बार भी वह अपने पीहर नहीं जा पाई थी। 3 साल हो गए थे। उसे सबकी बहुत याद आती थी, पर सासू जी ने एक बार भी उसे पीहर जाने को नहीं कहा। जब भी वह जाने का पूछती, उसे कई घंटों तक जवाब ही नहीं देती थी, या एक के बाद एक काम पर काम बताती जाती, और करते करते शाम हो जाती। फिर उसकी सास कहती, तुम गई नहीं? वह मन मार कर रह जाती। एक दिन तो संजना ने ठान लिया कि सुबह जल्दी तैयार होकर गौतम के साथ ही निकल जाएगी। उस दिन उसने सुबह जल्दी उठकर नाश्ता और खाना बना दिया। गौतम के साथ जाने को तैयार भी हो गई। जैसे ही सासू जी ने संजना को तैयार देखा तो नाराज हो गई। बोली, ये क्या, सुबह सुबह कहाँ के लिए तैयारी हो गई? घर के काम कौन करेगा? मम्मी जी, मैंने नाश्ता और खाना बनाकर रख दिया है, मैं पीहर जा रही हूँ। संजना का इतना ही कहना था कि ससुर जी चिल्लाकर बोले, किसकी इजाज़त से पीहर जा रही हो? संजना से भी इस बार रहा नहीं गया। वह बोल पड़ी, अपने पीहर जाने और मम्मी पापा से मिलने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आपको कैसा लगेगा जब आपके बेटे को आपसे बात करने के लिए इजाज़त मांगनी पड़े? और मैं तो हमेशा पूछती थी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं देता था। तो मैंने भी सोच लिया कि अब किसी से नहीं पूछूंगी। इतने वक्त का गुबार और गुस्सा संजना के शब्दों में झलक रहा था। आज न उसे माँ के संस्कार याद रहे और न ही पिता की सीख। उसे याद रहा तो सिर्फ वह तड़प और बेबसी जो इतने महीनों से वह महसूस कर रही थी। एक माँ बाप अपने बेटी को कितने प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही उसे संस्कारित भी करते हैं, क्योंकि उसे पराए घर जाना होता है। लेकिन बेटी तो माँ पापा के साथ 27-28 साल रहती है, उसे उनसे बात करने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी? क्यों भाई? बेटा तो जब चाहे तब अपने माँ बाप से बात कर लेता है। फिर उससे क्यों उम्मीद की जाती है कि शादी होते ही वह अपने माता पिता को भूल जाए? सिर्फ तभी उनको याद रखे जब ससुराल में कोई रस्म निभानी हो और तोहफों की बरसात करनी हो। ऐसा क्यों? और ये पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। नहीं, अब और नहीं। अब वह जब चाहे अपने माँ पिता से बात करेगी। इसका उसे हक है, वह उनसे रूठ सकती है, उन्हें मना भी सकती है। सही को सही और गलत को गलत कहने में किस बात का डर? कहते फिरते हैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मौका मिलने पर जताते भी नहीं है। पर पति के ऐसे प्यार का क्या अचार डालूं जो अपनी पत्नी के साथ खड़ा ही नहीं हो सकता, उसके पक्ष में एक बात तक नहीं बोल सकता? संजना के इतना कहते ही गौतम उस पर बरस पड़ा। बोला, ये किस तरह से बात करी हो तुम संजना? संजना ने आंखों में आंसू भर लिए। बोली, मैंने क्या गलत कहा, और मुझे क्यों कहना पड़ा? क्योंकि तुम कुछ बोलते नहीं। मैं गलत करूँ तो तुम मुझसे कहते रहते हो। मैं गलती सुधारने की कोशिश भी करती रहती हूँ। लेकिन अगर तुम्हारे मम्मी पापा गलत कह रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं मेरे साथ, तब तुम उनके साथ में सामने चुप क्यों हो जाते हो? गलत बात मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं होगी। जिन्होंने जन्म दिया है उनसे मिले बिना मैं कैसे रहूँगी? खुद से क्यों नहीं कहते हैं कि मिल आओ जाकर अपने मम्मी पापा से, तब तो इतनी बात थोड़ी ना बढ़ती। गौतम गुस्सा हो गया, बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल गया। और संजना भी गुस्से गुस्से में अपना सामान पैक करके पीहर निकल गई। हफ्ते भर के बाद गौतम संजना को लेने आया। उससे माफ़ी मांगी और समझाया कि कुछ भी कहना हो मुझसे कह लेना, लेकिन मम्मी पापा के सामने मत बोलना। तब संजना ने साफ साफ मना कर दिया।
बोली, जिस घर में मेरे माता पिता की इज्जत नहीं, वहाँ मैं नहीं रहूँगी। जहाँ मेरे मम्मी पापा को मुझसे मिलने के लिए मिन्नतें करनी पड़ी, मैं वहाँ नहीं रहूँगी। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ उस घर में चलूँ, तो तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि कोई मेरे माता पिता को अपशब्द नहीं कहेगा, और अपने पीहर आने के लिए मैं किसी की इजाज़त नहीं लूँगी, तुम्हारी भी नहीं। गौतम ने उसे समझाते हुए कहा, तुम क्यों बात को व्यर्थ में बढ़ा रही हो संजना? नहीं, आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी। या तो तुम वादा करो या मुझे भूल जाओ। गौतम उस वक्त तो वहाँ से उसे लिए बिना ही चला गया, पर संजना का पक्ष उसे अपने मम्मी पापा के सामने रखने की हिम्मत नहीं पड़ी। वह सोच ही रहा था कि कैसे इस समस्या को सुलझाया जाए कि तभी उसके पास उसके तबादले का ऑर्डर आ गया और उसे अपनी समस्या का हल अपने आप ही मिल गया। वह संजना को लेकर नए शहर आ गया। गौतम समझ रहा था कि उसने अपनी समस्या बहुत अच्छे से सुलझा ली। संजना अपने सास ससुर की नज़र में बुरी बहू बन गई, जिसके किस्सों का ढिंढोरा उसकी सास अपने समाज में गाती रहती थी। आखिर अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए सफाई भी तो पेश करनी थी। संजना, तुम गौतम के साथ जाकर अपने 2-3 दिन के कपड़े ले आओ। तुम्हें यहीं रहना है। सारे मेहमान तो आज चले जाएंगे, पर तुम यहाँ रहो। नई बहू का मन भी तुम्हारी वजह से लगा रहेगा। सासू जी ने जैसे संजना को आदेश दिया। संजना बोली, माफ़ कीजिएगा मम्मी जी, मैं नहीं रुक पाऊंगी। मुझे आज मेरी मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने ले जाना है। मैंने वहाँ से अपॉइंटमेंट ले रखा है और 1 हफ्ते तक जब तक यहाँ हूँ मैं उन्हीं के पास रहूँगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कौन सा रोज़ आ पाती हूँ। रही बात नई बहू की, उसका मन लगाने के लिए देवर जी की ज़रूरत है, मेरी नहीं। मैं चलती हूँ। ये कहते हुए संजना ने अपनी सास ससुर के चरण स्पर्श किए। बोली, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। संजना ने बच्चों को भी बुलाया और गाड़ी के पास खड़े होकर गौतम का इंतजार करने लगी। वो बहुत खुश थी अपने फैसले पर, क्योंकि वह आज़ाद थी। वह अपने सारे कर्तव्य निभा रही थी। सर पर पल्लू, हाथ में कांच की चूड़ी, पाजे, बिछिया, सिंदूर, सब कुछ पहना था उसने। सास ससुर के पैर भी छूती है, चाहे आशीर्वाद मिले या अपमान। जब भी घर में कोई काम हो, एक बार ही बुलाने पर वह तुरंत दौड़कर पहुंच भी जाती है। लेकिन अपनी जिंदगी वह अपनी मर्जी से जी रही है। अब उसे अपने पीहर जाने, अपने माँ बाप से मिलने के लिए, उनके प्रति अपने फर्ज निभाने के लिए किसी की इजाज़त नहीं लेनी होती। अब कोई उसके माता पिता की बेइज्जती करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। भले ही वह अपने सास ससुर की अच्छी बहू नहीं बन पाई, पर उसे गर्व है कि वह अपने माता पिता का सम्मान बनाए रख पाई, चाहे समाज उसे बुरी बहू समझे। पर उसके लिए महत्वपूर्ण है कि उसके माता पिता की वह एक अच्छी और जिम्मेदार बेटी कहलाए। बहुएं तो हमेशा ही बुरी ही होती है, चाहे वह कितना भी कर ले। ठीक है, बुरी तो बुरी ही सही। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी इजाजत। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी ही एक और बढ़िया सी कहानी के साथ। तब तक विदा। आपका दिन शुभ हो।